हेलो बच्चों, कैसे हो? मित्र देखो मस्त होंगे, अपने मोड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चे, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास टेंथ हिस्ट्री में। चैप्टर 1 है ये। चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में, लेक्चर 1 पढ़ा हुआ है उसको देख लीजिए। चैप्टर 1 में इसमें हम देखे थे, जो लेक्चर 1 था हमारा, उस लेक्चर 1 में फ्रांस की जो टोटल 3 क्रांति हुई थी। जो पहला क्रांति हुआ 1789 में, दूसरा का हुआ था 1830 में, और उसके बाद 1848 में। वो तीनों क्रांति को हमने बहुत अच्छे से एकदम पूरी कहानी की तरह देखे। अगर आप नहीं देखे तो जाइए, वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में और देख लीजिए। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2 में आज हम देखेंगे, ये हमारे चैप्टर का पूरा लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम देखेंगे इटली के एकीकरण कैसे होता है यूरोप में। अभी सबसे वर्तमान में जो एक और शक्तिशाली देश है जिसका नाम है जर्मन का एकीकरण कैसे होता है, इस सब में क्या क्या बाधाएं आती है, पूरी एकदम कहानी की तरह हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, पेन और एक पेपर लेकर के बैठ जाइए। जितने भी डेट्स आपको बताएंगे वो डेट्स को आप क्या कीजिएगा, नोट करते रहिएगा। आज लाइट थोड़ा नहीं है, लाइट की अगर वजह से आपको थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, लाइट आएगा। फिर लाइट नहीं आ रहा है क्योंकि बाहर में बहुत तेज आंधी चल रही है, हवा, जिसके कारण से लाइट अभी बंद नहीं आ रहा है। हमने सोचा कि अगर लाइट का इंतजार करेंगे इसी तरह से तो शायद बहुत लेट हो जाएगा वीडियो बनाने। तो बगैर लाइट का इंतजार किए थोड़ा ब्लैक दिखते हुए, और ब्लैक दिखना क्या, जैसा है वैसा दिख रहे। तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला जो टॉपिक हुआ वो इटली का एकीकरण। क्या है? इटली का एकीकरण। जैसे आप लेक्चर 1 में देखे होंगे, उसमें आपको हम फ्रांस के बारे में बता रहे, याद है? फ्रांस के बारे में हम बता रहे, फ्रांस को बोले हुए थे। जो फ्रांस देश है ना, किस महादेश में है वो? बहुत बढ़िया, यूरोप महादेश में। किसमें? यूरोप महादेश में। उसी यूरोप महादेश के अंदर ही एक छोटा सा और देश है जिसका नाम है इटली। क्या नाम है? इटली। वो जाओ बाहर आप लोग, अरे वो आप जाइए बाहर, जाओ जाओ बेटा। उसी के अंदर में क्या है, इटली छोटा सा देश है। उसका भी जैसे आपको देखिए बताते हैं। ये रहा इटली, ये वो है इटली, ठीक। इसी के बगल में है ऑस्ट्रिया। कौन सा है? ऑस्ट्रिया। यहाँ पे है फ्रांस। कौन सा हुआ? फ्रांस। ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आप लोग ध्यान रखिए, वो है ऑस्ट्रिया एक देश था, और एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है, जो सबसे छोटा महादेश है, ठीक। यहाँ पे एक फ्रांस, ये कौन सा देश है? इटली, ठीक। इटली। अब क्या था बुआ, इटली का एकीकरण में बहुत सारे बाधा बनकर बहुत देशों ने उभरा हुआ था। अब आप बोलेंगे सर, इटली तो आप बता दीजिए, इटली एक यूरोप के अंदर में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है इटली, और एक आप नहीं बताइए एकीकरण का मतलब क्या होता है। तो देखिए बुआ, एकीकरण का मतलब होता है, देखिए दो शब्द से बना हुआ है, एक है एकी और दूसरा है करण। एकी का मतलब याद रखिए, एकी का मतलब होता है एक, क्या होता है? एक। और करण का मतलब होता है करना। क्या होता है? करना। यानी कि एक करना ही क्या कहलाता है? एकीकरण। तो फिर आपके मन में फिर एक और डाउट आएगा कि सर, इटली यानी ये वाला देश तो एक था ही, तो फिर इसका एकीकरण करने का क्या मतलब है? क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, उस समय जो था ना, पहले उस समय के अंदर में क्या था, ये जो हमारे इटली था ना, इटला या इटली, ये बहुत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक हुआ। जो इटली था बहुत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, विभाजन था। यानी जो पूरा इटली था ना, एक इटली नहीं था, सबका अलग अलग राजा हुआ करते थे, अलग अलग शासक हुआ करते थे। लेकिन एक खासियत क्या थी बुआ, इटली के अंदर में एक भाषा बोला जाता था। ये जो पूरा एरिया है, पूरा इलाका, इसके अंदर में एक भाषा बोला जाता था, जो भाषा को बोलते हैं इतालवी भाषा। कौन सा? इतालवी। इतालवी एक भाषा था। इतालवी भाषा इस पूरे इलाके में बोला जाता था, जिसके कारण से लोगों ने सोचा कि इसका पूरा का नाम ही क्या पड़ेगा? इटली पड़ेगा। अब क्या हुआ,
जब इसको एकीकरण करने की बात जैसे शुरू होती है, ऑस्ट्रेलिया को बड़ी धक्का लगता है जोर से। क्यों धक्का लगता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले से छोटा क्या कर चुका था ना, इटली का ये दूर इधर इलाका है, ये दोनों इलाका को कब्जा करके रखा हुआ था कि ये दोनों इलाका हमारा है। और था किसका इलाका? इटली का हिस्सा में आता था, ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं था। लेकिन उसको कब्जा करके कौन रखा था? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को पता था कि जैसे ही इटली का एकीकरण होगा, इटली एक जगह होगा, ये जो हमारा जो क्षेत्र जो हम कब्जा किए है, वो क्षेत्र कहाँ चला जाएगा? इटली में चला जाएगा और हमारे यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जिसके कारण से ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। उसी तरह से एक और देश है इधर, फ्रांस। फ्रांस भी का वही कहानी इधर। फ्रांस भी नहीं चाह रहा था इटली का एकीकरण हो, और इधर ऑस्ट्रेलिया भी नहीं चाह रहा था इटली का एकीकरण हो। ऑस्ट्रेलिया का उस समय जो चांसलर था ना बुआ, जिसका नाम था मेटरनिच। आप लोग फ्रांस के क्रांति में सुने होंगे, क्या नाम था? मेटरनिच। ये जो था एक नंबर का चुट्टा था, ये एक नंबर का चुट्टा, एक नंबर का बेवकूफ था, यानी बहुत जलनशील इंसान था। जैसे जलन फील होता है कि हमसे आगे कोई कैसे निकल सकता है, उसी तरह से ये था मेटरनिक। मेटरनिक नहीं चाहता था कि हमारे बगल में जो देश है, कोई भी हमारे बगल आसपास का देश, वो हमसे आगे निकले, बहुत तेज में बढ़े। ऐसा कौन नहीं चाहता था? मेटरनिक नहीं चाहता था। और मेटरनिक पहले से ही इटली के दो देशों को, दो क्षेत्रों पर कब्जा करके रखा था, जिसके कारण से बार बार जैसे इटली का एकीकरण के बात उठता, उसको मेटरनिक जाकर दबा देता, उसको मार देता कि एकीकरण नहीं होगा इटली का। ठीक। लेकिन क्या हुआ, इटली के अंदर में एक छोटा सा जगह है, उस जगह से इटली के अंदर में कोई गांव था, उसी गांव के अंदर से एक व्यक्ति था, जिसको लगा कि अगर शायद हम इटली का एकीकरण आज नहीं किए, तो आने वाले समय में हमारा देश बहुत छोटा बन के रह जाएगा। उनको लगा कि हमको इसको ये करना चाहिए। वो जिस क्षेत्र में भी जाते, उसको ऐसा ही लगता कि काश हमारा पूरा क्षेत्र एक होता। वो जो व्यक्ति था ना वो एक पत्रकार था। क्या था? पत्रकार। आप लोग जानते हैं पत्रकार जो होता है, हर एक अलग अलग, जैसे कहीं पर अगर कुछ घटना घटता है तो वहाँ पे जाते हैं, नहीं जाते हैं, उसी तरह से जाया करते थे। और पत्रकार के साथ साथ ही एक साहित्यकार भी थे। साहित्यकार यानी कुछ कविता वगैरह, कहानी वगैरह कुछ लिखा हुआ करते थे, किताब लिखने का काम करते थे। ठीक। जो इनका नाम था ना बुआ, उनका नाम था जोसेफ मेजनी। क्या था? जोसेफ, जोसेफ मेजनी। ये क्या थे? पत्रकार और साहित्यकार थे। ये अलग अलग क्षेत्रों में घूमते थे। इटली के अंदर में इनका जन्म हुआ था। उस समय क्या होती है, जो इनका जन्म होता है ना बुआ, इनका जन्म होता है 1805 में। कब हुआ था जन्म? कब हुआ था जन्म? 1805 में। जैसे इनका जन्म होता है और एक पत्रकार बनते हैं, पढ़ लिखकर साहित्यकार बनते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में घूमने जाते हैं, तो लगता है इनको क्या कि काश हमारा पूरा इटली आज एक होता। लेकिन जैसे एक करने की बात आती, उसको दबा कौन देता? मेटरनिक दबा देता। इससे पहले यानी मेटरनिक जोसेफ मेजनी से पहले बहुत सारे लोग प्रयास किए थे कि इटली को हम एक करे, लेकिन उसको एक नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? मेटरनिक उसको जाते हैं कुचल देते, दबा देते, पूरे आंदोलन को एक नहीं होने देते। ठीक। लेकिन जैसे जोसेफ मेनी को लगा कि शायद अगर हमारा इटली एक नहीं हुआ तो बहुत नुकसान होगा, इन्होंने भी क्या किए, एक गुप्त संगठन बनाए। गुप्त का मतलब होता है छुपना, यानी छुप कर एक संगठन बनाए, ताकि मेटरनिक को या ऑस्ट्रिया को पता नहीं चले। बहुत सारे गुप्त संगठन बनाए। उसी संगठन में एक गुप्त संगठन था। क्या हुआ? एक गुप्त संगठन, एक गुप्त संगठन था, जिस संगठन का नाम था कार्बोनरी संगठन। कार्बोनरी संगठन, कार्बोनरी संगठन एक बनाए। जो संगठन बनाने के बाद में संगठन क्या था, बहुत सारे क्रांतिकारियों लोगों का एकजुट होने का एक जगह था। ठीक। जैसे कार्बोनरी संगठन बनाते हैं, इस संगठन के अंदर होता है कि अगर आप अपने देश के प्रति अगर आप ईमानदार है, अपने देश को अगर स्वतंत्र करना चाहते हैं, एकीकृत करना चाहते हैं, तो आइए और हमारे देश कार्बोनरी संगठन के साथ, हमारे संगठन से जुड़िए और आंदोलन करना शुरू करते हैं, ताकि हमारा पूरा देश जो है वो एक हो जाए। जैसे ये संगठन बनता है, जितना जोसेफ मेनी नहीं सोचे थे,
उससे भी बढ़कर इसमें लोग आकर शामिल हो जाते हैं। ठीक, इस कार्बोनिल संगठन में बहुत सारे लोग आकर शामिल हो जाते हैं। अब शामिल होते हैं तो इनको जोसेफ मेनी को लगता है कि शायद हमने गलत कर दिया कि एक छोटे से जगह से, एक छोटे से क्षेत्र से शुरू की इस संगठन को। अगर हमने क्या किए रहते, पूरे इटली के नाम पर अगर इस संगठन का बनाए रहते, पूरे इटली के लोग अगर इसमें शामिल होने वाला होते, तो फिर कैसा होता कि इटली बहुत जल्दी क्या होता, एकीकृत हो जाता, एक साथ मिल जाते। ठीक, लेकिन क्या होती है, जैसे जैसे आगे चलता है बात, अब समय आ जाता है 1830 की। कब हुआ? 1830 की। आप लोग जुलाई 1830 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति में सुने हुए हुआ था ना। जैसे ही फ्रांस के अंदर में जुलाई 1830 की क्रांति सफलतापूर्वक सफल हो जाता है, वहां के राजा को वहां के लोगों ने मारकर भगा देते हैं। जैसे वहां के राजा गादी छोड़कर भाग जाते हैं, यहाँ के लोग खुश। ये क्या हुआ, यहाँ के राजा जब गद्दी छोड़कर भाग गए, अत्याचार किया, तो हमारे ऊपर में जो अत्याचार कर रहे लोग हमको एकीकृत नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं होने दे रहे? उससे जैसे यहाँ के लोग के अंदर में खून खोलना शुरू हो गया कि हम भी एकीकृत होंगे, हमारे राजा कितने भी कुछ क्यों नहीं कर ले। ठीक, उसी समय क्या हुआ, जोसेफ मेनी इस बात का फायदा उठाते हैं और फिर से इटली के अंदर में भी आंदोलन करने के लिए सोचते हैं और एक संगठन और बनाते हैं। जो संगठन बनाते हैं 1931 में, उसका नाम रखते हैं, जिस संगठन में जितने भी युवा थे वो पूरा युवा आकर मिल जाते हैं। जो जोश जुनून वाले होते हैं, कुछ नहीं देते, क्या होगा, मरेंगे तो मरेंगे, चाहे हमारा इटली का एकीकरण होना चाहिए किसी भी तरह, हमारा प्राण भी चल जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वहाँ के युवा लोगों ने इस बात को लेकर आंदोलन शुरू किए, तो उसी के नाम पर एक संगठन बना दिए, जिसका नाम रखा गया यंग इटली। क्या रखा गया? यंग इटली। यंग इटली नामक एक संगठन बनाया। कब बनाया? 1831 में। किसने बनाया था? जोसेफ मेजनी के नेतृत्व में बनाया गया। अब हुआ कि यंग इटली में पूरे इटली के लोग जुट सकते हैं आंदोलन करने के लिए। जैसे पूरे इटली के लोग जुड़ने लगे, तो जिस तरह से कार्बोनिल संगठन में नहीं सोचे जोसेफ मेजनी कि जितना लोग इसमें जुड़ेंगे, उसी तरह का घटना यंग इटली नामक संगठन के साथ भी घटता है। जोसेफ मेजनी कल्पना भी नहीं किए थे कि इतना लोग आकर इस संगठन के साथ में जुड़ेंगे। ठीक, लेकिन क्या होती है, बहुत सारे लोग संगठन में आकर, यंग इटली नामक संगठन में आकर जुड़ जाते हैं, और बहुत सारे लोग जुड़ने के बावजूद क्या होती है, जोसेफ मेजनी को लगा कि फिर से हमसे एक और गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है? गलती ये हुआ है कि हमने सिर्फ इटली तक ही सीमित कर दी है। अगर हम पूरा यूरोप तक अगर हम सीमित रखते, पूरा यूरोप को अगर हम शामिल करते, तो फिर क्या होता, जितना समय लगा उतना समय भी हमारे इटली को यानी एक होने में नहीं लगता। जैसे जोसेफ मेनी को एहसास होता है, फिर से एक और संगठन बनाते हैं 1934 में। कब हुआ? 1934 में। और 1934 में जो संगठन बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं यंग यूरोप। क्या? यंग यूरोप, जिसमें पूरा देश के लोग आकर के जुड़े। यूरोप के अंदर में जितने भी देश है, सब आकर के जुड़ जाए। यंग यूरोप नाम का संगठन कब करते हैं? 1934 के अंदर में। अब क्या होती है, इटली का एकीकरण करने के लिए पूरा एकदम जोश जुनून से बात फैलने लगती है। न्यूज़पेपर में, टीवी वगैरह में, रेडियो वगैरह में बहुत सारे प्रचार होने लगते हैं, यानी आने लगते हैं कि यहाँ के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। जैसे इस बात का भनक लगता है ऑस्ट्रिया को, उसके चांसलर मेटरनिक को, मेटरनिक सोचा है ये क्या कर रहा है, तो हम तुम लोग को मना किए थे कि यहाँ पे एकीकृत नहीं होगा, जो भी एकीकृत करेगा उसको मार देंगे। लेकिन फिर ये तो किया कैसे ये? अब फिर क्या होगा, जैसे मेटरनिक को पता चला, मेटरनिक क्या हुआ, जोसेफ मेजनी के पीछे गुप्त सेना को भेज दिए कि जाओ उसको मार दो। और जोसेफ मेजनी क्या थे? जोसेफ मेजनी तो पत्रकार हुआ करते थे, इनको हर एक जगह क्या चल रहा है सब पता था। अब जैसे ही पता चलता है जोसेफ मेनी को कि मेटरनिक हमको मारने के लिए कुछ लोगों को भेजी है, जोसेफ मेनी क्या करते हैं, इटली को छोड़ करके वहां से लापता हो जाते, गायब हो जाते और वहां से चले जाते हैं। अब ये जो यंग यूरोप था, ये संगठन वहीं पे ठप हो जाती है। लेकिन ठप तो हुआ तो अलग बात है, लेकिन वहां के लोगों के अंदर में जो खून उबालना था, जो जोश भरना था,
पूरे जोश कौन भर चुके थे? जोसेफ मेजनी, कि हम टुकड़ों में नहीं टूट करेंगे, हम सब एक होंगे तो होंगे। ठीक। अब वहां के लोगों ने सोचने लगा कि हमको एक होना है किसी भी हाल में, चाहे जोसेफ मेजनी भले चले जाए, उनके प्रयास को हम विफल नहीं होने देंगे। अब वहां के लोगों ने क्या किया? आंदोलन को खत्म नहीं होने दिया, आंदोलन को जारी रखा और मिटरनी को धमकी दिया कि तुम कितने को मारोगे? एक को मारोगे, दो को मारोगे, हम सब कोई है इनके साथ में। अब क्या हुए? जोसेफ मेजनी तो वहां से चले गए थे, लेकिन लोगों ने आंदोलन को खत्म नहीं होने देते, जिसके कारण से इटली के एकीकरण का हम लोग मसीहा जो मानते हैं बुआ, इटली के एकीकरण का मसीहा किसको मानते हैं? मसीहा को जोसेफ मेजनी को माना जाता है। आपसे पूछेगा इटली एकीकरण का मसीहा कौन था? तो कौन था बुआ? जोसेफ मेजनी था, जिनका जन्म कब हुआ था? 1805 में हुआ था। वो क्या थे? तो एक पत्रकार यानी साहित्यकार थे। ठीक। अब फिर क्या हुआ? ये आंदोलन जैसे जैसे अब धीमी पड़ने लगी, क्योंकि बगैर नेता के आंदोलन बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। अब नेता ही क्या हुआ थे, यहाँ से चले गए थे। अब ये आंदोलन क्या हुआ? धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। जैसे धीमी पड़ने लगती है, अब यहाँ के लोगों ने सोचा कि आंदोलन शायद अब खत्म हो जाएगा और फिर से हमारा जो सपना था वो सपना पूरा नहीं होगा। ठीक। लेकिन उसी के बीच में हुआ कि यहाँ पे क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, जिसको लोग बोलते हैं पीडमाउंट बोलते हैं। कौन सा? पीडमाउंट जगह का नाम था, ये पूरी इलाका का नाम था। क्या नाम था हुआ? पीडमाउंट। पीडमाउंट। और एक यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप था, एक द्वीप था जिसका नाम था सार्डिनिया। क्या नाम था बाबू? सार्डिनिया। सार्डिनिया। सार्डिनिया और पिडमाउंट, ये जो दोनों क्षेत्र था ना, इस पूरे इटली के अंदर में सबसे अधिक शक्तिशाली पावरफुल था। और यहाँ के जो चांसलर यानी जो राजा थे ना, वो राजा थे कौन? विक्टर इमैनुअल। कौन थे बाबू? विक्टर इमैनुअल। इमैनुअल। अब विक्टर इमैनुअल को जैसे इस बात का पता चलता है कि जोसेफ मेजनी अपने आंदोलन को छोड़ करके यहाँ से लापता हुए चले गए, अब विक्टर इमैनुअल को लगता है कि शायद अब हमें कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सबसे पावरफुल कौन था? सार्डिनिया और पिडमाउंट, जिसका राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल। अब लगा कि जब सबसे शक्तिशाली हम है, तो हमें ही क्या करना होगा? इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। ठीक। अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विक्टर इमैनुअल उतर जाते हैं यंग यूरोप संगठन के साथ में। अब जैसे उतरते हैं, सोचते हैं कि शायद हम इतना अच्छा से नहीं कर सकते हैं, हमारा एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री क्या करेगा? इसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब क्या होती है? एक ऐसे प्रधानमंत्री को चाहिए जो प्रधानमंत्री बहुत कूटनीतिज्ञ हो, बहुत सोचने वाला हो। ठीक। अब इनको एक प्रधानमंत्री मिल जाता है, कि ये प्रधानमंत्री मिलते हैं जिसका नाम था काउंट काबुर। क्या नाम था बाबू? काउंट काबुल। काउंट काबुल को 1852 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। ठीक। अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। कब करते हैं? 1852 में। किसको करते हैं? काउंट काबुल को। और काउंट काबुल को जैसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं विक्टर इमैनुअल, और उनको पूरी कहानी सुनाते हैं काउंट काबुल को कि ऐसी ऐसी कहानी है, यहाँ पे इन लोगों ने इतना आंदोलन किया और हमें पूरे क्षेत्र को एकीकृत करना है, एकीकरण करना है, क्या करना है तुम सोचो। काउंट काबुल होते हैं महाराज, आप जितना बात बोले बस उतना ही रहने दीजिए, इसके बाद में पूरी जिम्मेदारी हमारी है कि हमें कैसे करना है, किस तरह से हम एकीकृत करेंगे, आप निश्चित होकर के जाइए, आराम से बैठिए। जैसे आश्वासन दे दिए विक्टर इमैनुअल को, विक्टर इमैनुअल चले जाते हैं और अब काउंट काबुल इसको पूरा करने में लग जाते हैं, कैसे हम इटली का एकीकरण कर सकते हैं। उसके बावजूद क्या होती है? काउंट काबुल को लगता है कि हम अकेले पूरी इटली का एकीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसके विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया था, और एक तो छोटा दुश्मन इधर भी था, फ्रांस था।
हमें पहले क्या होना होगा, खुद को इतना शक्तिशाली बनाना होगा ताकि हम लड़ सकते हैं दोनों से, और खुद देश को शक्तिशाली बनाने में, पावरफुल बनाने में लग जाते हैं। कौन? काउंट काबू। अब पूरे पीट पाउंड को और सार्डिनिया को इतने शक्तिशाली बना लेते हैं, अब लगता है शायद हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बहुत दिन तक ऑस्ट्रेलिया से अभी भी नहीं लड़ सकते, उतना हमारे पास में अभी संसाधन नहीं है। अब हमें ऐसे देश चाहिए जो देश बहुत पावरफुल हो और ऑस्ट्रेलिया से लड़ सके, भिड़ सके। ठीक। अब वो देश था पूरी यूरोप के अंदर में मात्र एक ही देश था, वो उसका नाम था फ्रांस। फ्रांस जो था, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया से लड़ सकता था। और दूसरी बात, फ्रांस का दुश्मनी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी था, क्योंकि आप देखे थे विक्टर मेटरनिक बार बार हस्तक्षेप किया हुआ था फ्रांस के अंदर में, चैप्टर लेक्चर 1 में आप सुने थे। अब फ्रांस का दुश्मनी ऑस्ट्रेलिया से भी था और इटली का दुश्मनी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस दोनों से था, लेकिन यहाँ पे इटली यानी काउंट का एक उपाय होता है कि अगर हम क्या करते हैं, ये दोनों हमारे दुश्मन है, तो अगर दोनों दुश्मन को अगर एक को और दोस्त बनाने का प्रयास करें, अगर बन जाते हैं, तो जो सबसे पावरफुल है उसको तो हम आसानी से मार सकते हैं मिल करके। अब सोचते हैं कैसे फ्रांस को अपना दोस्त बनाए, और कोई भी पावरफुल देश ना इतना जल्दी दोस्त नहीं बनता है। अब कैसे बनाए दोस्त, इसकी बात ही विक्टर काउंट काबुल के पास में कि क्या हम तरकीब निकाले इसको दोस्त बनाने के लिए, ताकि ऑस्ट्रेलिया के विरोध में आकर के हमारा सपोर्ट करे फ्रांस। ठीक। क्या होता है, कुछ ही दिन बाद के अंदर में 1853 में, कब हुआ? 1853 और 54 के बीच में, 1853-54 के बीच में एक युद्ध होता है जिसको हम लोग क्रीमिया युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा युद्ध? क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध कब होता है? 1853-54 में। यह जो युद्ध होता है ना, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में होता है। ठीक। अब मौका मिल गया काउंट काबुल को कि यही अच्छा मौका है, हमें अब झंडा गाड़ना होगा फ्रांस से दोस्ती करने के लिए। अब कैसे दोस्ती करे? विक्टर काउंट काबुल ने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, अपने सेना को फ्रांस के साथ में भेज देते हैं ऑस्ट्रेलिया से लड़ने के लिए। अब जैसे क्रीमिया के युद्ध में रणभूमि में दोनों का युद्ध चल रहा था, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का, और उसके बीच में एंट्री करता है इटली का पिडमांट और सर्डिनिया का जो सेना था, वो एंट्री कर जाता है किसके साथ में? फ्रांस के साथ में। ठीक। जैसे सेना फ्रांस के साथ में जाता है और फ्रांस देख करके एकदम खुश। आप कल्पना करो, आप किसी से लड़ रहे हो और उस लड़ाई में आपका सपोर्ट कोई अगर कर दिया, आपके साथ में आ गया मारने के लिए उसको, आप कितना खुश होइएगा। उसी तरह से फ्रांस क्या, वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि युद्ध में रणभूमि के अंदर में कोई भी किसी का साथ देने के लिए जल्दी नहीं उतरता है। अब क्या हुआ, इटली जैसे उतर गया था फ्रांस के साथ में, और ऑस्ट्रेलिया उसमें युद्ध में हार जाती है और फ्रांस जीत जाता है। अब इस युद्ध का जो नतीजा निकालना था वो होना था 1856 का। 1856 में एक संधि किया जाता है, इस संधि को हम क्या बोलते हैं? पेरिस की संधि। क्या बोलते हैं? पेरिस की पेरिस की संधि कब होती है? 1856 में। और 1856 में पेरिस की संधि होती है फ्रांस और ऑस्ट्रिया के युद्ध को लेकर के। ठीक। उस संधि में यहाँ से काउंट काबुल पहुंचते हैं फ्रांस के सपोर्ट में, फ्रांस के साथ में। फ्रांस के साथ में जैसे काउंट काबुल पहुंचे पेरिस की संधि में, इस संधि में बहुत सारे देशों के लोग इकट्ठा हुए थे, एकत्रित हुए थे। और जैसे एकत्रित हुए थे इस पेरिस की संधि में बहुत सारे देशों के लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, उसी संधि के बीच में काउंट काबुल अपनी बात को रख देते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी घटना है, हम इटली का एकीकरण करना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक हमको बार बार हस्तक्षेप करते हैं कि तुम इसका एकीकरण नहीं कर सकते हो, और हमेशा किसी न किसी तरह से आकर के हमारे पूरे एकीकृत राष्ट्र को अलग फिर से कर देते हैं। कौन करते हैं? मेटरनिक यानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर। अब जैसे इस बात का खबर पूरे देश में फैल गया है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बेइज्जती होती है कि ये तो कभी कर रहा है, छोटा इतना छोटा सा देश है जिसको तुम इस तरह से दबा रहा है। अब जैसे इसका बहुत बेइज्जती होती है, उसी समय में जो पेरिस के संधि में फ्रांस का
जो सम्राट था नेपोलियन थर्ड। कौन था वो? नेपोलियन नेपोलियन थर्ड, इसको नेपोलियन तृतीय भी हम लोग बोलते हैं। नेपोलियन तृतीय जो यहाँ का सम्राट था, वो क्या करते हैं, काउंट काबू को आश्वासन देते हैं कि सुनो बाबू, तुम शांत रहो, तुमको जब भी आवश्यकता पड़ेगा हमारा, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, क्योंकि तुमने हमारा बहुत बड़े समय पर तो हमारा सपोर्ट किया है। नेपोलियन थर्ड बोलते हैं कि तुमको जब भी आवश्यकता हो, बस एक छोटा सा मैसेज तुम कर देना, छोटी सी जानकारी सूचना हमको कर देना। किसको बोलते हैं? काउंट काबुल को। काउंट काबुल को बात सुन करके बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उसी के लिए जितना भी षड्यंत्र रचा गया था, इसके लड़ाई में क्रीमिया के युद्ध में अपना सेना भेजना, उसके संधि में जाना, सब सिर्फ उसी के लिए था कि फ्रांस को अपना दोस्त बना ले और फ्रांस हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाए। काउंट काबुल का जो रणनीति था वो सफलतापूर्वक सफल हो गया। अब होता है कि अब क्या किया जाए कि अब इटली यानी कि ऑस्ट्रिया हमसे लड़े, युद्ध करे। अब क्या हुआ, काउंट काबुल अब खोजने लगा मौका कि तुम आओ हमसे लड़ो, हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। किससे लड़ना चाहते हैं? ऑस्ट्रिया से। फ्रांस तो इधर दोस्त बन गया और लड़ना किससे है? ऑस्ट्रिया के साथ में। अब ऑस्ट्रिया से क्यों लड़ना था बाबू? क्योंकि यहाँ पे एक क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के ऊपर में ऑस्ट्रिया पहले से कब्जा करके रखा हुआ था। ठीक, उस क्षेत्र को हम लोग जो बोलते हैं ना, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लोम्बार्डिया नाम से बोलते हैं। ये वाला जो क्षेत्र था ना, क्षेत्र था जिसका नाम था लोम्बार्डिया। लोम्बार्डिया क्षेत्र था, और लोम्बार्डिया ये वाला इलाका था जिसके ऊपर में किसने कब्जा करके रखा था? ऑस्ट्रिया पहले से कब्जा करके रखा हुआ था लोम्बार्डिया से। और यहाँ पे जो क्षेत्र था, इसका नाम था पिडमाउंट। अभी उन्हें देखा था, क्या नाम था उसका? पिडमाउंट। पिडमाउंट। इस लोम्बार्डिया और पिडमाउंट को लेकर के यहाँ पे सीमा विवाद उत्पन्न होता है। सीमा विवाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ खजड़ी था किसका? काउंट काबुल का। किसका हुआ? काउंट काबुल का। काउंट काबुल का यहाँ पे सबसे जो बड़ा था ना, वो क्या था? 2 मिनट को। काउंट काबुल को ये कोड खोजना था किसे? ऑस्ट्रेलिया से, कि तू आओ हमसे भिड़ो, हमसे लड़ो, हम चाहते हैं तुमसे लड़ने के लिए। ठीक, लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ बात होती है, अब बताइए तो हमारे सीमा पे क्या करने आए हैं? जैसे आप याद कीजिए, आप जब छोटे क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय आप स्कूल में जाते थे, बैठने के लिए सीट पर क्या होता था? बेंच के ऊपर में, अरे ये हमारा सीट है ना, सीट में अगर सट गया, चाहे हमारे बैग में अगर तुम्हारा बैग सट गया, हमसे बुरा कोई नहीं हुआ। और जैसे बैग सटा, ते पिटाई धमाधम मारने लगते थे, मारते थे ना। उसी क्या उसको बोल सकते हैं हम? ओड़ खोजना, कि आओ हमसे लड़ो, हमसे भिड़ो, हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। उसी तरह से कौन खोज रहा था? काउंट काबुल, यानी सार्डिनिया और पिडमाउंट के जो प्रधानमंत्री थे, वो खोज रहे थे। किसे? ऑस्ट्रिया से। अब क्या होती है, लोम्बार्डिया और पिडमाउंट को लेकर के सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता है। काउंट काबुल चाह ही रहा था ऐसा हो वैसा, और हो गया। और होते ही फट से काउंट काबुल अपना सेना को भेज देते हैं लड़ने के लिए। किसे लड़ने के लिए? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में हमला बोल देते हैं। अब जैसे हमला बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में, फ्रांस को जैसे पता चलता है, फ्रांस लेकर आते हैं अपने सेना को, और इटली के साथ में, यानी पिडमाउंट और सर्डिनिया के साथ में विक्टोरी मैनुअल के सपोर्ट में अपने सेना को लगाते हैं ऑस्ट्रेलिया से लड़ने के लिए। और युद्ध चलता है बड़ी भयंकर। यह जो घटना थी ना बुआ, सीमा विवाद को लेकर के, यह घटना था 1859-60 के बीच का। ठीक, 1859-60 में लोम्बार्डिया और पिडमाउंट क्षेत्र को लेकर के सीमा विवाद होता है। उस सीमा विवाद के बाद में क्या होता है? काउंट काबुल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में हमला बोलते हैं, युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए। ठीक, अब क्या होता है? फ्रांस भी अपना सेना काउंट काबुल के सपोर्ट में लगा देते हैं। अब क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से पराजित हो जाती है। और क्या हुआ कि जो लोम्बार्डिया जो इलाका था, इसको हटा करके पिडमाउंट के साथ में मिला दिया जाता है। लोम्बार्डिया किसके साथ में हो गया?
पिडमाउंट के इलाके में आ गया, जिसके ऊपर में बहुत दिनों से ऑस्ट्रिया कब्जा करके रखा था। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसके ऊपर में ऑस्ट्रिया कब्जा करके रखा है। जैसे ही लोम्बार्डिया पिडमाउंट के साथ मिल जाता है, तुरंत फ्रांस अपनी सेना को इस युद्ध से वापस बुला लेते हैं कि तुम चले आओ, अब युद्ध नहीं लड़ना है। ठीक। अब क्या होती है, जैसे इस बात को पता चलता है काउंट काबू को कि फ्रांस अपनी सेना को वापस बुला रही है, काउंट काबू को बड़ी जोर से झटका लगता है, क्योंकि बीच युद्ध से अगर सेना जब वापस अगर चली जाती है तो सेना के ऊपर बहुत सारे असर पड़ता है। ठीक। लेकिन ऑस्ट्रिया बुरी तरह से पराजित, बहुत तरह से हार चुका था उस समय तक। अब जैसे अपना सेना बुला रहे थे वापस, ऑस्ट्रिया फिर से उद आने लगता है कि फ्रांस की सेना वापस चला गया, अब सिर्फ इसे ही लड़ना है ना। अब क्या होता है, काउंट काबू सोचता है कि अगर हम अभी अगर कुछ नहीं किए तो शायद फ्रांस कहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं चला जाए। जैसे अगर फ्रांस अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जाएगा तो जितना हम रणनीति रचे हैं आज तक जो मिलाने के लिए, पूरा एकदम नाकामयाब साबित हो सकता है। ठीक। अब क्या हुआ, फ्रांस को लालच देने का काम करते हैं कौन, काउंट काबू। क्या बोलते हैं फ्रांस को कि आप थोड़ा क्या कीजिएगा फ्रांस, यहाँ पे एक नीस, कौन सा हुआ, यहाँ पे दो क्षेत्र था जो इटली का था, एक का नाम था नीस और एक का नाम था सेवाय। आप क्या कीजिएगा, बस आप न्यूट्रल रहना है आपको, नहीं आपको ऑस्ट्रिया की तरफ से लड़ना है, नहीं हमारी तरफ से लड़ना है। आप ठीक है, आप अपनी सेना वापस ले, कोई बात नहीं, कोई हमको दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, ऑस्ट्रिया के साथ से मत लड़िएगा और हमारे साथ से भी मत रहिए, आपको नहीं लड़ना है तो आप एकदम शांति बैठ रहिए। आपको जो यहाँ बगल में जो नीस और सेवाई इलाका है हमारा, वो हम आपको गिफ्ट में दे देंगे। फ्रांस सुनकर के, वाह, न युद्ध लड़ना हमको, न हमारा कोई नुकसान होगा और हमको कुछ क्षेत्र ही मिल जा रहा है। फ्रांस क्या हुआ, खुश हो गया और वो न्यूट्रल हो गया, शांत हो गया। ठीक। अब जैसे ये शांत होता है, काउंट काबू मारना एकदम धड़ाधड़ चालू रखा। लेकिन कुछ दिन बाद में क्या होती है, इटली धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। भाई अब कितना दिन तक लड़िएगा। ठीक। इटली कमजोर पड़ने लगता है और इटली जैसे कमजोर पड़ने लगता है, अब होता है कि हम दोनों कोई संधि कर लेते हैं और युद्ध को इतने पर बंद करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक। अब आपके मन में आएगा सर, फ्रांस फ्रांस यहाँ से फ्रांस यहाँ से अपनी सेना को वापस क्यों कर लिया। तो फ्रांस यहाँ से अपनी सेना को वापस करने का उसका वो कारण था, ये फ्रांस भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। इटली हमारे बगल का देश है, ये भी शक्तिशाली देश बन के उभरे, फ्रांस भी नहीं चाहता था। दूसरा ये, फ्रांस को इस युद्ध में बहुत सारे खर्च लग रहा था। ठीक। यह दो मुख्य कारण हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ, काउंट काबूल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और ऑस्ट्रेलिया भी कमजोर पड़ने लगा। अब होता है कि हम दोनों को शांत होकर के एक संधि करते हैं और संधि के तहत क्या हुआ, इस युद्ध को खत्म करते हैं और एक संधि बुलाई जाती है और एक संधि की जाती है ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में। कौन सा संधि, तो ज्यूरिख का संधि। कौन सा हुआ, ज्यूरिख ज्यूरिख का संधि किसके किसके बीच में होता है, तो ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में होता है। ठीक है। जैसे ज्यूरिख का संधि होता है, इस संधि में हुआ कि ठीक है, लोम्बार्डिया का प्रदेश आप पिडमाउंट में मिला दिए, कोई बात नहीं, मिला लीजिए। ये जो नीस और सवाई का क्षेत्र है वो फ्रांस को देने का वादा किए थे, अब उसको दे दिया जाए। तो नीस और सवाई का क्षेत्र किसको दे दिया गया, फ्रांस को दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक और देश था, इसको बोलते थे वेनेशिया। क्या हुआ, इस जो इलाके का नाम था ना, क्या था इसका, वेनेशिया। वेनेशिया वेनेशिया जो इलाका था वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में चला गया, ऑस्ट्रेलिया उसको ले लिया। और क्या होता है, ज्यूरिख के संधि के बाद में ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है बुआ। जैसे ये युद्ध समाप्त हुआ, अब समाप्त होने के बाद में क्या होती है, अब काउंट काबूल यहाँ से कुछ इलाकों को, यहाँ के जो ये बड़े बड़े इलाका था, इस सबको एक साथ कर चुका था उस समय तक, यहाँ तक कर चुका था। लेकिन कुछ दिन बाद में क्या होती है, काउंट काबूल की मृत्यु हो जाती है। जैसे काउंट काबूल की मृत्यु होती है, जो मेरे हुआ,
जैसे ही उनकी काउंट काबू की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में फिर से क्या हुआ कि जो क्षेत्र यहाँ तक मिला पाए थे, यहाँ 2 क्षेत्र बचा ही रह गया। अब हुआ, अब कैसे होगा? लेकिन इस युद्ध में, इस पूरी कहानी में जो चल रहा था उस समय तक पूरे क्षेत्र का पूरा नजर था कि पता न क्या होगा। जैसे क्रिकेट होता है ना पाकिस्तान और इंडिया का, तो पूरे इंडिया के लोग सबको एकदम लगे रहते देख रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कौन सा विकेट गिरा, कितना विकेट गिरा, कैसे चल रहा है, सबका नजर होता है क्रिकेट के ऊपर में। उसी तरह से ये जो न्यूज चल रहा था वो एक क्रिकेट की तरह बन चुका था। सब लोग का नजर था इसके ऊपर में कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है आगे। सबको ये अंदाजा लगा रहे थे। इसी के बीच में जैसे ही काउंट कपूर की मृत्यु होती है, इस बात का पता चलता है कि काउंट कपूर की मृत्यु हो गया। और इसी देश के अंदर में इटली में ही एक व्यक्ति था जो नाव चलाने का काम करते थे। क्या करते हुआ? नाव चलाने का काम करते थे। उनको जैसे इस बात का पता चलता है कि काउंट कपूर की मृत्यु हो गया और जो हमारा इटली का एकीकरण होना था वो एकीकरण नहीं हो पाया। अब कैसे होगा, क्या करना होगा? काउंट कपूर की मृत्यु होने के पश्चात जो नाव चलाने वाले व्यक्ति थे, क्या चला रहे थे? नाव। नाव चलाने वाले एक व्यक्ति को जैसे इस बात की पता चलता है कि काउंट कपूर की मृत्यु हो गया, ये व्यक्ति उतर जाते हैं कि हम चलते आज इटली का एकीकरण करने, जो क्षेत्र को नहीं कर पाए काउंट कपूर, उसको पूरा हम करेंगे। और ये जो व्यक्ति था नाव चलाने वाला, इनका नाम था हुआ गैरी बाल्डी। क्या नाम था हुआ? गैरी बाल्डी। गैरी बाल्डी। ये जो गैरी वाल्डी था ना, गैरी वाल्डी का आपसे जन्म पूछेगा, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में। ठीक। आपसे पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था? 1807 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तब पेरिस के नीस क्षेत्र में हुआ था। जो यहाँ पे नीस एक क्षेत्र था जिसको फ्रांस को मिल गया था, वही नीस वाले इलाके में किनका जन्म हुआ था? गैरी बाल्डी का जन्म हुआ था। ठीक। अब जैसे ही ये नाव चलाने वाले व्यक्ति गैरीबाल्डी उतरते हैं इस राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए, अब सोचते हैं हम क्या करेंगे, इसका एकीकरण करेंगे। जो नहीं कर पाए, कौन नहीं कर पाए? काउंट कपूर। और जो ये व्यक्ति थे ना, एक व्यक्ति से बड़ी प्रभावित थे। जो व्यक्ति था, सबसे शुरू में किसने आंदोलन करना शुरू किया था? जोसेफ मेचनी। बहुत बढ़िया, जोसेफ जोसेफ मेजनी, जिससे बहुत अधिक प्रभावित था गैरीबाल्डी। जोसेफ मेजनी को अपना बहुत बड़ा गुरु की तरह मानता था। कौन? गैरीबाल्डी। और जोसेफ मेजनी ने, याद कीजिए, जो हमारे इटली का एकीकरण करने का शुरुआत किए हुए थे सबसे पहले। अब इनको सबसे बड़ा गुरु मानते थे। अब क्या हुआ? गैरीबाल्डी उतर जाते हैं इस क्षेत्र को एकीकृत करने के लिए। ठीक। उसके बावजूद क्या हुआ? अब सोचे हम कैसे एकीकृत करें, क्योंकि हम तो एक नाव चलाने वाले व्यक्ति है, हमारे पास में नहीं अधिक संपत्ति है, नहीं हमारे पास में सेना है, हम कैसे करें? तो फिर क्या होते हैं, लोगों से पूछते हैं। लोग बोलते हैं हम आपके साथ में लड़ेंगे, हमको एक भी रुपया हमको नहीं चाहिए, हम आपके साथ में बगैर कोई पैसा लिए हुए आपके साथ में लड़ेंगे। सिर्फ हमें क्या चाहिए? हमारा देश एकीकृत हो जाए। जितने भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, सबको आकर के गैरीबाल्डी के साथ में मिलने लगे। जैसे वो बहुत सारे लोग आकर के मिल गए, और उस क्षेत्र के लोग जब वहां से चलते, और ऑस्ट्रेलिया को पता चल चुका था कि गैरीबाल्डी आ गया है, और उसको वो अपनी सेना को भेज करके उनके लोगों को मरवा देते। ठीक। अब क्या हुआ? गैरीबाल्डी ने पूरे क्षेत्र में, इलाका में, सूचना कर दिया कि जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया के जो मैटर्निक उसका सेना हमारे क्षेत्र में अगर आएंगे, प्रवेश करेंगे, आप उसको मार दीजिएगा। क्या कीजिएगा? मार दीजिएगा। अरे अपने सेना को जो भेजते थे ना, बहुत अलग अलग तरह के कपड़े पहन कर भेजते थे। कौन? मैटर्निक। और उसी के बीच में क्या हुआ? गैरीबाल्डी के साथ में जितने भी लोग जुड़े थे इसको मारने के लिए, किसको मारने के लिए? ऑस्ट्रेलिया को, और ये दोनों क्षेत्र को एकीकृत करने के लिए। उसी में से गैरीबाल्डी के समर्थक जो लोग थे, उसी लोग को यहाँ के लोगों ने, बहुत सारे लोग को मार दिए। क्यों मार दिए? क्योंकि उनको लगा कि किसकी सेना है? मैटर्निक की सेना है।
अब गरीबाली को लगा कि शायद यहाँ पे हमसे गलत हो रहा है, हमारे लोग बहुत मरते जा रहे हैं और अपने ही लोग उसको मार दे रहे हैं। उसके बाद क्या किए, जो गरीबाली थे, सब जितने भी सेना जो बनाए थे ना, उस सेना को एक रंग का कपड़ा दिए, जो रंग था लाल। क्या हुआ, लाल रंग का एक कपड़ा दिए और बोले लाल रंग का कपड़ा हमारे इलाके में बहुत सस्ते मिलता है। ठीक, इससे क्या हुआ, सस्ता मिलता है, बहुत सारे कपड़ा मिल जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि लाल रंग जो होता है ना, वो एकदम कफन का प्रतिरूप होता है। यानी हम कफन पहन चुके हैं कि अगर हमें मरना भी होगा अपने देश को विकृत करने के लिए तो हम मर जाएंगे। ठीक, इसके वजह से क्या हुआ, लाल रंग के कपड़े को सब जितने भी सेना थे सबको पहना दिया गया और बोला गया कि लाल रंग के कपड़े जितने भी लोग पहने होंगे आप लोग उसका मदद कीजिएगा, जितने भी गांव वाले थे उन सबको बोल दिए। अब जैसे ही लाल रंग का कपड़ा पहनकर लोग देते, उसका सपोर्ट करना, उसका हेल्प करना शुरू करते, जिस इज्जत की वजह से और बहुत सारे लोग इस संगठन में आकर जुड़ गए, इनके सेना में। और अपने सेना का नाम रख दिए लाल कुर्ती। क्या हुआ, लाल कुर्ती सेना का नाम रख दिए। तो कौन सी सेना का स्थापना किया था गरीबाली ने, लाल कुर्ती सेना का गठन किया। ठीक, अब लाल कुर्ती सेना गठन किए और आंदोलन करना शुरू किए। फिर क्या होती है, इस क्षेत्र को, यहाँ पे दो क्षेत्र था जो इटली के दक्षिण में पड़ते थे। कहाँ पे, दक्षिण में, नेपल्स, नेपल्स और सिसिली। जो ये वाला क्षेत्र था ना, जिसको हम लोग सिसिली बोलते थे। क्या हुआ, सिसिली। और इस वाले इलाकों को हम लोग बोलते थे नेपल। इस इलाके को जीत करके और इसको भी दोनों को एक कर दिए, दोनों को एक करके। और क्या हुआ, जो यहाँ के चांसलर थे ऑस्ट्रिया के, जो यहाँ के दो क्षेत्रों के बीच में कौन थे, जिसका प्रधानमंत्री थे काउंट काबूल, किसका प्रधानमंत्री थे, विक्टर इमैनुअल को। कौन हुआ, विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल। जैसे ही काउंट काबूल इस सीसीस और नेपल्स को जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद में विक्टर इमैनुअल को सौंप देते हैं। किसको हुआ, विक्टर इमैनुअल को। और फिर से वो चले जाते हैं नाव चलाने। विक्टर इमैनुअल से बोलते हैं कि आप एक नाविक होकर के अपने देश के लिए इतना बड़ा काम किए, हम आप हमारे साथ रहिए, हमारे राजमहल में सबसे बड़ा मंत्री होगा ना, वो आपको बना देंगे। लेकिन गैरीबाल्डी स्वीकार नहीं की उसको और चले जाते हैं फिर से वही नाव चलाने का काम करने लगे। ये होता है हुआ राष्ट्रवादी, यानी अपने देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं असली राष्ट्रवादी व्यक्ति। ठीक, अब क्या होते हैं, ये पूरे इटली का एकीकरण पूरा यहाँ पे समाप्त हो चुका था। इसी के बीच में चल रहा था एक और देश का, जिसका नाम था ऊपर में जर्मन। यही पे है जर्मन। चलिए तो जर्मन को देखना शुरू करते हैं। इटली का एकीकरण अब खत्म हो गया। पूरा मिटा ही देते हैं। अब वो हम किसका देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण। देखिए क्या है ना, जैसे ही इटली था, ये इटली है ना, इटली के बगल में कौन सा देश था, ऑस्ट्रिया। कौन था, ऑस्ट्रिया। इसके ऊपर में कौन सा देश था, वो इसके ऊपर में कौन सा देश था, यहाँ पे जर्मनी। यहीं पे था, सॉरी ये है फ्रांस। कौन सा हुआ, फ्रांस। ये जो देश है ना, इसका नाम है ऑस्ट्रिया। ये कौन सा देश है, इटली। और इसका नाम है जर्मन। क्या हुआ, जर्मन, जर्मनी। अब क्या हुआ यहाँ पे, जर्मनी का एकीकरण हम देखेंगे। इटली का एकीकरण तो देख लीजिए खत्म हो गया। ये है जर्मन। जर्मन के अंदर भी सेम वही कहानी था जिस तरह से इटली का कहानी था। जर्मन भी बहुत सारे टुकड़ों में पहले टूटा हुआ था। जर्मन क्या था, बहुत सारे टुकड़ों में पहले टूटा हुआ करता था।
ठीक हुआ। जर्मनी पहले देश नहीं था। जो जर्मन था ना वो टोटल 300 टुकड़े में टूटा हुआ था। यानी जर्मन कितने टुकड़ा था? जर्मन का 300 टुकड़ा था। 300 टुकड़ा था। याद कीजिए, जो फ्रांस के अंदर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को क्या सोचे थे? हम क्या है? हमको भगवान ने भेजा है कि जितने लोगों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है उसको स्वतंत्र कराओ। सेम वही कार्य था जर्मन के अंदर में। उस समय लोगों के ऊपर में बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे वहाँ के राजा। अब क्या हुए, जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो जर्मन को 1806 ईस्वी में, कब हुआ? 1806 ईस्वी में जो 300 राज था उसको एक करके मिला करके 39 राज बनाए थे। कितने राज बनाए गए? 39 राज। यानी 300 में जो टूटा हुआ था, बटा हुआ था, उसको 300 से कितना मिला दिए? 39 में। कौन ला दिए? जिनका क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट 300 से कितना मिला दिए? 39 मिला दिए। ठीक। अब क्या हुआ कि कब लाए थे? 1806 में। और यहाँ के लोग को लगने लगा कि ये आज 39 की है, हो सकता है कि 39 से एक दिन एक भी हो जाएगा। लोग के अंदर में जो भावना थी ना उत्पन्न कर दी थी किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कब? 1806 में। अब आप सुने होंगे 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध हार जाता है तो उसके साथ में एक संधि किया जाता है 1815 में। कौन सा संधि था? वियना संधि। बिल्कुल सही। कौन सा? वियना संधि। अब जैसे 39 जो क्षेत्र था ना, 39 जो टुकड़ा था, जैसे हमारे देश में टोटल कितने राज्य हैं? अब सर 38 राज्य है। 38 राज्य है। 38 राज्यों, 28 राज्य, सॉरी 28 राज्य, 28 राज्यों को मिला करके एक देश है। क्या नाम है उसका? भारत। है कि नहीं? इसी तरह से जर्मन के अंदर में टोटल कितने कर दिए? 39 कितने से? 300 से। और इसका जो नाम रख दिए ना, जो नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया राइन राज्य संघ। क्या नाम रखा गया हुआ? राइन राज्य संघ। ये नाम कौन रखे थे? तो ये नाम रखे थे नेपोलियन बोनापार्ट। कब रखे थे? 1806 में। 300 टुकड़े को 39 टुकड़े बना दिए और उसका नाम रख दिया राइन राज्य संघ। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। जैसे ही 1815 में जो वियना सम्मेलन, कौन सा? वियना सम्मेलन, जिसमें किसके विरोध में किया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के विरोध में। उसी सम्मेलन में क्या होता है? राइन राज्य का नाम हटा करके यूरोप महासंघ कर दिया जाता है। क्या कर दिया हुआ? यूरोप, सॉरी, जर्मन महासंघ कर दिया जाता है। जर्मन महासंघ। जर्मन महासंघ। आप सोच सकते हैं कि ये करने वाला कौन हुआ? किसको अधिक जलस फील होता हुआ? ऑस्ट्रेलिया चांसलर कौन था? मेटरनिक चट्टा। वही ये सब काम किया हुआ था कि इसका नाम नहीं हो करेगा, इसका नाम हो, हमारा नाम चले। अबे कब हुआ था ये? ओ धीरे। आवाज नहीं आ रहा था क्या अभी तक? पता ही नहीं। अब आ रहा होगा। हाँ, जैसे ही, हाँ, वीना सम्मेलन का होता है 1815 में, और जिसमें राइन राज्य संघ का नाम को बदल करके क्या कर देता है? जर्मन महासंघ। किसने करवाया था? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक चोट्टा कदा हरामी। जो किसको नहीं देखना चाहता था? नेपोलियन बोनापार्ट को एकदम जेलस फील होता था। ठीक। अब ये 39 टुकड़े को अब एक करना था। किसको? जर्मन का एकीकरण, यानी एक देश बनाना था। ठीक। अब जैसे ही यहाँ पे इटली के अंदर में जो आंदोलन चल रहा था, उसी तरह से ऊपर में जर्मन के अंदर भी इटली और जर्मनी के एकीकरण हुआ। दोनों साथ साथ शुरू होता है। ठीक है। अब क्या होता है? जैसे ही यहाँ के लोगों ने मिल करके, जो 40 टुकड़ों के जो लोग थे, वहां के लोगों ने सोचा कि हम क्या तरीका अपनाएं कि अपने जर्मन देश को एकीकृत कर सके। यहाँ के व्यापारी जितने भी थे ना, जितने व्यापारी,
वो 1834 में। कब हुआ? अब वहां के व्यापारी लोगों ने मिल करके उस देश का संघ बनाना शुरू कर दी। ये बात है 1834 में। 1834 में जो जर्मन का व्यापारी थे, क्या हुआ? व्यापारी, जर्मन के व्यापारी थे ना, उन सब लोगों ने मिल करके एक संगठन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जालवेरी संगठन। क्या हुआ? जालवेरी, जालवेरी नाम का एक संगठन बनाते हैं। संगठन या फिर जालवेरी नाम का आप उसको संघ भी बोल सकते हो। संघ बनाते हैं। जो जालवेरी संघ था वो किसका संघ था? व्यापारियों का संघ था। कब बनाया गया? 1834 में। कहाँ बनाया गया? जर्मन के अंदर बनाया गया, पूरे क्षेत्र को एक करने के लिए, जिसमें जो यहाँ के प्रजा, जो जर्मन के अंदर में एक सबसे अधिक शक्तिशाली क्षेत्र था, सबसे अधिक शक्तिशाली क्षेत्र था, जिसका नाम तब हुआ प्रसा। क्या नाम था? प्रसा। प्रसा के जो सम्राट थे, क्या सम्राट, उन्होंने इन सब का सपोर्ट किया था, लेकिन वो सम्राट थे एकदम निरंकुशवादी, एकदम चलस फील करने वाले, जो जिस तरह से छोटा यहाँ का था ना, उसी तरह से निरंकुशवादी प्रथा के शासक भी था, जो जर्मन के अंदर में सबसे शक्तिशाली था। ठीक है। अब क्या होता है, जो प्रथा के जो शक्तिशाली थे, जिसको जलस फील था, उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम। क्या नाम था हुआ? फ्रेडरिक फ्रेडरिक विलियम, जो एकदम कैसा शासक था? निरंकुशवादी था, निरंकुशवादी था। लेकिन क्या होता है, ये संगठन बनता है 1834 में, और 1862 आते आते क्या होती है, इस फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हो जाती है। कब हुआ? 1861 में क्या होता है? 1861 में इस फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हो जाती है, और इनके भाई जो बनते हैं फ्रेडरिक विलियम के, कौन हुआ? भाई। अब वहां के शासक बनते हैं, जिनका नाम क्या रहता है? जिनका नाम रहता है विलियम प्रथम। क्या नाम था हुआ? विलियम, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम अब बन गए प्रसा के सम्राट, शासक। जो विलियम प्रथम थे ना, ये राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी, यानी अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार वाले व्यक्ति थे। कौन? विलियम प्रथम। ये कब सम्राट बनते हैं? 1831 में। जैसे फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु होती है 1831 में, 61 में ही ये वहां के प्रसा के चांसलर बन जाते हैं। जैसे प्रसा के चांसलर बनते हैं, जालवेरी संघ को काफी सपोर्ट करने लगते हैं कि तुम करो, तुम करो जो सही कर रहे हो, तुम्हारे साथ में कौन है? हम है। कौन है? हम है विलियम प्रथम। अब यहाँ के लोग खुश होना शुरू है कि वाह क्या बात है, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? विलियम प्रथम सपोर्ट कर रहे हैं। जो अब क्या था, विलियम प्रथम सोचे कि इसको एकीकृत करने के लिए हमको एक ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री काफी कूटनीतिज्ञ हो। जिस तरह से इससे पहले हुआ था, काउंट काबुल को बनाया गया था। कौन? कहाँ के प्रधानमंत्री थे? किनके प्रधानमंत्री थे? विक्टर इमैनुअल के प्रधानमंत्री। कौन थे? काउंट काबुल, जो बहुत कूटनीतिज्ञ थे। उसी तरह से जो विलियम प्रथम थे, इन्होंने सोचे कि हमको भी एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो काफी सोचने वाला हो, काफी अर्थशास्त्री हो, काफी राजनीतिज्ञ हो, काफी कूटनीतिज्ञ हो, यानी सब कुछ से भरा हुआ व्यक्ति हो। अब वो ऐसा व्यक्ति हमको चाहिए जो अपना प्रधानमंत्री बनाए। अब वो ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? पूरे देश के अंदर में, जर्मनी में खोज होता है, और एक व्यक्ति मिलते हुआ इनको, जिसका नाम रहता है बिस्मार्क। क्या हुआ? बिस्मार्क, जो काफी अधिक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। बिस्मार्क के बारे में जैसे पता चलता है, ये विलियम प्रथम को उनको बुलाया जाता है और इनको क्या कहते हैं, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। जो बिस्मार्क का जो पूरा नाम था ना, आर्टोमन बिस्मार्क था। क्या था हुआ? पूरा नाम आपसे पूछेगा, पूरा नाम क्या था? आर्टोवन बिस्मार्क।
अब क्या होते हैं, ये बन जाते हैं विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री। कहाँ के प्रधानमंत्री? प्रूसिया के प्रधानमंत्री। कहाँ के? प्रूसिया के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? बिस्मार्क बन जाते हैं। बिस्मार्क कैसे थे? काफी कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। अब जैसे ही वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, अब इसको भी कहानी सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? ये जो विलियम प्रथम थे कि ऐसी ऐसी कहानी है, हमको पूरे जर्मन को एक करना है। अब वही बातें बोलते हैं, आप निश्चिंत रहिए, जाइए बैठिए, हम करके आपको दिखाते हैं कैसे एक होगा। ठीक। अब ये रणनीति सोचते हैं और सोचते हैं कैसे हम करें, पूरे जर्मन को एक करें। तो बिस्मार्क को लगता है हम ऐसे बात से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया और जो फ्रांस है, एक नंबर का गधा है। यहाँ के जो शासक है एक नंबर गधा है, जो इस टुकड़े का, जो कितने टुकड़े थे? 39 टुकड़े। 39 टुकड़े का जो सम्राट सब है, वो एक नंबर का लतखोर है। वो ऐसे नहीं मानेगा। वो हमें चाहिए अब एकदम सख्ती से पूरे एकदम विरोध करने के लिए इसको हम अपना एक संगठन बनाएंगे। और उसी समय औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का काम कौन किए? बिस्मार्क किए। क्या हुआ? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री का निर्माण करना। औद्योगिकरण कौन करवाए? बिस्मार्क करवाते हैं। क्या हुआ? औद्योगिकरण, जिसमें बहुत सारे लोहे का फैक्ट्री लगवाते हैं। किस चीज का हुआ? लोहे का फैक्ट्री बहुत सारे लगवाते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे प्रूसिया के अंदर में, कि हमको बहुत सारा लोहा चाहिए। दूसरा, हम ऐसे नहीं लड़ाई करेंगे, हमको ऐसा सेना चाहिए जो एकदम मरने वाला हो, कोई भी अपने जान का कोई उसका परवाह नहीं हो, यानी अपना खून भी बलिदान कर सके, दे सके। ठीक। तो इसको बोलते हैं लोहा चाहिए, लोहा लड़ने के लिए, और खून देने वाला सेना चाहिए, यानी कि लौ, इसको क्या बोलते हैं? रक्त और लौ की नीति बोलते हैं। क्या हुआ? रक्त यानी खून देने वाला हमको सेना चाहिए, और लौ यानी बहुत अधिक लोहा चाहिए, लोहा का हल्का हथियार चाहिए, और लौ की नीति। आपसे पूछेगा रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाया था? किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। रक्त एवं लौ का मतलब क्या होता है? तो रक्त मतलब होता है खून देने वाला सेना हो, यानी हम बात से नहीं लड़कर हम अब एकदम लड़ाई से लड़ेंगे। दूसरा, हमारे पास में लोहा का हथियार सबसे अधिक चाहिए, क्योंकि हम समझाने वाले नहीं है, समझाकर बहुत लोग हार चुके हैं, समझने वाला ये नहीं है। रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाते हैं? बिस्मार्क अपनाते हैं, और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब लड़ाई होता है शुरू, उससे पहले एक यहाँ पे और कहानी है, एकदम पूरे फिल्म की तरह लगेगा आपको। थोड़ा बस कंसंट्रेशन, मतलब एक साथ ध्यान लगा करके थोड़ा प्रयास कीजिए सुनने के लिए। जैसे आपको बताया कि यहाँ पे एक देश था, जिसका क्या नाम हुआ? इटली। यहाँ पे देश था ऑस्ट्रिया। यहाँ पे देश था फ्रांस। यहाँ पे देश था जर्मन। कौन सा हुआ? जर्मन। और इसके ऊपर में था एक देश जिसका नाम था डेनमार्क। क्या नाम था? डेनमार्क। इसका नाम क्या है? इटली। इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। इसका नाम क्या है? फ्रांस। इसका नाम क्या है? जर्मन। जर्मन। इसका नाम क्या है? डेनमार्क। डेनमार्क गलत है, यहाँ पे हुआ डेनमार्क। ये सब देश था। ठीक। अभी क्या था कि यहाँ पे दो क्षेत्र था। यहाँ पे एक क्षेत्र था जिसका नाम था सेल्सियस। क्या नाम हुआ? एक यहाँ पे था जिसका नाम था सेल्सियस, और एक और यहाँ पे क्षेत्र था जिसका नाम था, जिसका क्या नाम था? होल्स्टीन। होल्स्टीन। सेल्सियस और होल्स्टीन जो क्षेत्र था ना हुआ, उसके ऊपर में कब्जा करके रखा था डेनमार्क, आकर के इसको कब्जा करके रखा था। ठीक। अब
जर्मन के अंदर में वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? जर्मन का एक क्षेत्र था प्रसा, क्या हुआ? प्रसा। इसका प्रधानमंत्री कौन थे? बिस्मार्क। और बिस्मार्क ने लॉ की नीति को अपनाते और उनको पूरा जर्मन को एकीकृत करना था। इसके बीच में चाहिए था इनको बहुत सारे देशों का सपोर्ट। ठीक, अकेले ये नहीं लड़ सकते थे। जिस तरह से ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में बाधा बने थे यहाँ के चांसलर मेटरनिक, उसी तरह से वही मेटरनिक जर्मन के एकीकरण में भी बाधा बना हुआ था। नहीं चाह रहा था कि जर्मन का एकीकरण हो। कौन नहीं चाह रहा था? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक। ठीक, अब क्या होती है, जो प्रसा था, प्रसा का चांसलर प्रधानमंत्री बिस्मार्क सोचते हैं क्या करे ताकि इसको हटाए। सोचता है एक उपाय है। कौन सा उपाय? होल्स्टीन को लेने का एक उपाय है। डेनमार्क हम अकेले नहीं लड़ेंगे, हम अकेले नहीं लड़ेंगे। किसके साथ लड़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया के साथ में दोनों दोस्त मिलकर के डेनमार्क को मारेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ में क्यों लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। तो बोलता है, चढ़ाया जाता है प्रसा के द्वारा यानी बिस्मार्क के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को, देखो भाई तुम ये जो क्षेत्र है होल्स्टीन तुम्हारा इलाका है, लेकिन इसको कब्जा कौन किया है? डेनमार्क किया है। कौन किया है? डेनमार्क किया है। लेकिन है तुम्हारा, कैसे कब्जा कर सकता है? अब इसको चढ़ाता है और सही बात बोल रहा है जर्मन कौन? बिस्मार्क। ये तो इलाका हमारा है, डेनमार्क का कब्जा करके रखा है। हम तो इतना बड़ा चोटा है कि बाकी देशों को हम कब्जा करके रखते हैं, हर आकर के हमारे क्षेत्र को कब्जा कर लिया, ऐसा कैसे कर सकता है? अब ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे मेटरनिक, वो चढ़कर आसमान में चले गए। मेटरनिक लगा हाँ सही बोल रहे हो तुम, हमको ये होस्टिंग का क्षेत्र हमको चाहिए तो चाहिए। तो बिस्मार्क बोला बस यही रहने दो, चाहिए तुमको, हाँ हम तुमको दिलवाएंगे, आओ हमारे साथ में, चलो मिलकर डेनमार्क से लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? डेनमार्क से लड़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ, दोनों को मिल करके और डेनमार्क के ऊपर में हमला बोल दिए। हमला बोले के बाद में जो ये स्विंग था और होल्स्टिंग था क्षेत्र, उसको छीन लेते। किसे? डेनमार्क से छीन लेते। छीनने के बाद में जो स्विंग था उसके ऊपर में कब्जा कर लेते बिस्मार्क और होल्स्टिंग को देते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ठीक, अब हुआ कि ये तो डेनमार्क अब खत्म हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया से हमको लड़ना है। किससे लड़ना है? ऑस्ट्रेलिया से लड़ना है, जिसने हमारे 39 क्षेत्र को एकीकृत होने से मना कर रहा है। ठीक, अब लड़ना था किसे? ऑस्ट्रेलिया से लड़ना था। ऑस्ट्रेलिया से लड़ने के लिए अब हुआ कि हम दोस्ती करे तो किससे करे, दोस्ती करे तो किससे करे। थोड़ा सा लाइन करेंगे, वो पानी पी लेते हैं। बोलते बोलते गला दुखाने लगता है तो हम पानी की तरफ पीना चाहिए। हाँ, तो क्या बोले हमको कि जैसे ही बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके सेल्डिक सेल क्या इसका नाम है, पूरा नाम है इसका ये सोल्सविंग, क्या सोल्सविंग और होल्स्टिंग को छीन लेते हैं। किससे? डेनमार्क से। और डेनमार्क हार जाते हैं और सोल्सविंग को कौन लेते हैं? जर्मन लेता है और होल्स्टिंग को लेते हैं ऑस्ट्रेलिया लेता है। अब क्या हुआ, इसका तो मामला खत्म हो गया। अब मामला था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का और फ्रांस का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ऐसे क्षेत्र था जो जर्मन का कब्जा करके रखा हुआ था, जिसके कारण से मेटरनिक नहीं चाह रहा था कि जर्मन का एकीकृत हो, जर्मन एकीकरण हो। अब जिसके कारण से ऑस्ट्रेलिया से लड़ना था किसको? जर्मन यानी प्रसा यानी बिस्मार्क को। ठीक, अब उससे लड़ाई कैसे होगा? अब क्या हुआ, बिस्मार्क ने सोचा कि अगर हमें सपोर्ट करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? फ्रांस है। फ्रांस के साथ में जाते हैं और एक संधि करते हैं। इस संधि में बोलते हैं कि भाई आप क्या कीजिएगा, जब इनसे लड़ाई करेंगे ना तो ना आप हमारे साथ रहिएगा न इसके साथ रहेगा, आप न्यूट्रल रहिएगा। ठीक, जिसको हम लोग तटस्थता की संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटस्थता की संधि। और इसे संधि करने के बावजूद क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में हमला करना शुरू करते हैं। कैसे? ऑस्ट्रेलिया को जैसे हमला ये बोलते हैं, उस हमला के अंदर में जिसको हम बोलते हैं, कौन हमला करते हैं? बिस्मार्क करते हैं। इसके ऊपर में ऑस्ट्रेलिया शुरू हो गया और तेजी की
हमारा साथ धोखा, ई कथी का धोखा? तू वो भी हमसे दोस्ती करके डेनमार्क से लड़ा और तू हमरे ऊपर में हमला कर दिया। अब किसको ऑस्ट्रेलिया में टर्निंग को बड़ी लगा, बड़ी से झटका, बड़ी जोर से झटका। अब वो हमला किस लिए किया था? क्योंकि यहाँ के आसपास के बहुत सारे इलाके थे जो थे जर्मन के, जिसको कौन कब्जा कर रखे थे? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक। ठीक। अब क्या होते हैं 1866 में, ये जैसे ही हमला करते हैं ना, कब करते हैं? 1866 में। और इसी 1866 के हमले को हम लोग के नाम देते हैं सेडवा का युद्ध। याद है? सेडोवा, सेडोवा का युद्ध। अब क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में हमला करते हैं और क्या होता है, फ्रांस को इधर बोले थे आप शांत रहिएगा, किसी के बीच में ना आइएगा, और ऑस्ट्रेलिया को बड़ी जोर से झटका लगता है और इस युद्ध में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया हार जाती है और बिस्मार्क की विजय होती है। आपसे पूछा जाएगा सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। किसके किसके बीच में हुआ था ये नहीं बताना है, जर्मन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ना। जर्मन उस समय नहीं लड़ रहा था, कौन लड़ रहा था? प्रसा का जो क्षेत्र का जो राजा था बिस्मार्क, वो लड़ रहा था। तो क्या बताना है, ये सेडवा का युद्ध किससे किसके बीच में हुआ था? तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में। ठीक है हुआ, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में। अब इससे अपना क्षेत्र जो था वो कब्जा कर लिए, मिला लिए अपने अंदर में। अब बारी था फ्रांस का कि फ्रांस तुम भी हमारा कुछ क्षेत्र हापी करके रखे हो, हापी आकर रखे हो, अब हमें चाहिए वो वाला भी क्षेत्र। अब वो वाला क्षेत्र के लिए गए इटली के पास में, कौन? बिस्मार्क की। देख भाई, हमने दोनों को एक ही बार आंदोलन करी करी, दोनों गोटा दोस्त नहीं बन के बाड़ी, जब भी हमें थोड़ा जरूरी पड़ी तो अपन सेना लेके आ जाइए, हमारे साथ लड़ेला। किसको बोलता है? इटली। कौन बोलता है? बिस्मार्क बोलता है। और इटली तैयार कि ठीक है भाई, तू जो तू लड़, थोड़ा जब भी जरूरी पड़ी तो बस थोड़ा सा हमको धमकी, धमकी नहीं, थोड़ा सा हमको सूचना दे देना, हम अपना सेना लेके पहुंच जाएंगे। और इटली इधर से अपना सेना लेकर रेडी था, तैयार था। और इधर अब क्या होता है, बिस्मार्क अब हमला करता है फ्रांस के ऊपर में कि तू भी हमारा कुछ हिस्सा लिया है, वो हिस्सा दो अब हमको। ठीक। अब इसके ऊपर में जो हमला करते हैं ना, उधर 1866 में किए थे, इधर करते हैं 1870 में, जिसको हम लोग सेडोन का युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा हुआ? सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध। देखिए दोनों का नाम थोड़ा एक ही जैसा है, कंफ्यूज मत होइएगा। 1866 में सेडवा का युद्ध हुआ था और सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। अब क्या हुआ, ये युद्ध भी जीत जाते हैं जर्मनी, प्रसा, और अपने इलाके को वापस ले लेते हैं। अब क्या हुआ, जितने भी इलाका था सबको वापस ले चुका था। अब जर्मन पूर्ण रूप से एक हो चुका था। अब क्या होती है, एक डेट है 10 मई। कब हुआ? 10 मई 1870 को। 10 मई 1870 को उधर जर्मनी का, जर्मन का, और नीचे इटली का पूर्ण रूप से एकीकरण संभव हो गया। पूर्ण क्या हुआ? पूर्ण एकीकरण, पूर्ण एकीकरण हो गया। किसका हो गया? जर्मन और इटली का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? 18 मई, 10 मई 1870 को। ठीक है, याद रहेगा। अब हुआ ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से समाप्ति हो गया, लेकिन थोड़ा सा एक और टॉपिक है। इसी सब को देखते हुए एक और देश था जिसका नाम था, क्या हुआ? यूनान। क्या? यूनान। यूनान जो देश है ना, आप काफी सुने होंगे, यूनान में इसका जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ, यूनान से ये शुरू हुआ, वो शुरू हुआ। यूनान भी एक देश का गुलाम था, जैसे समझिए यह यूनान है। क्या? यूनान। यूनान के ऊपर में एक देश गुलाम करके रखा था जिसका नाम था तुर्की। अभी वर्तमान में तुर्की है, लेकिन उस समय ऑटोमन साम्राज्य उसको बोलते थे। अभी क्या नाम है उसका? तुर्की। किसके ऊपर कब्जा किया था, गुलाम बनाया था? यूनान को। यूनान को लगा कि सब तो मतलब आजाद हो रहा है, हम अकेले हैं, अकेले छोटे हैं, इसे गुलाम बनकर रहेंगे। अब ये भी कितना आंदोलन करते हैं कि तुर्की तुम हमको स्वतंत्र कर दो, गुलामी से आजादी दे दो, लेकिन तुर्की आजादी देने वाला
नहीं था। अब क्या होती है, इतना यहाँ पे आंदोलन लोग करते हैं, फिर भी तुर्की इसको नहीं आंदोलन करने को देते हैं। तो एक समय था जिस समय का नाम था 1829। याद कीजिए 1830 की जुलाई क्रांति फ्रांस के अंदर में, जैसे वहां पे बीज बोया जा रहा था अपने राजा के विरोध में आंदोलन का, जैसे यहाँ पे पता चलता है ईरान को, इन्होंने उसी समय 1829 में ही आंदोलन कर दिए कि तुम हमको आजाद करो तो करो, तुम्हारे साथ हम न रहेंगे। अब किसको बोले, तुर्की को बोले। और 1829 में हुआ एक संधि किया जाता है जिसको बोलते हैं एड्रियानोपोल की संधि। कौन सा हुआ, एड्रियानोपोल की संधि कब होता है, ये 1830 में। और एड्रियानोपोल की संधि में तुर्की क्या बोलता है कि हम यूनान को अब हम स्वतंत्र कर देंगे। क्या करेंगे बुआ, स्वतंत्र कर देंगे। अब यूनान को लाके हम स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन स्वतंत्र ये चुट्टा नहीं करता है। कुछ समय पश्चात क्या होती है, तुर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति बहुत बद से बुरा हो जाता है, यानी बहुत खराब हो जाता है। और उस समय तुर्की को पूरे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। क्या हुआ, यूरोप का मरीज, यानी यूरोप का पूरा बीमारिया आदमी कौन है, तो है तुर्की है। कौन है, तुर्की है। यानी इतना गरीब हो गया, इतना हालत इसका खराब हो गया। अब यूनान को लगा कि यह मौका अच्छा है कि इसका स्थिति खराब है, अब हम अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर आंदोलन करना लोगों ने शुरू कर देते हैं। जैसे आंदोलन करना शुरू करते हैं, फिर से होता है 1832 में। कब हुआ, 1832 में एक और संधि किया जाता है जिसको वो बोलते हैं कुस्तुतुनिया की संधि। कौन सा हुआ, कुस्तुतुनिया की संधि। कुस्तुतुनिया की संधि होती है 1832 में, और उस समय यूनान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र। और तुर्की क्या होता है, इसको स्वतंत्र करते हैं और ये आजाद हो जाता है। आपसे पूछेगा इसे कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुर्की को। अब क्या हुआ, आपका चैप्टर पूरा एंड हो गया, लास्ट हो गया। चैप्टर 1 क्या हुआ, खलास हो गया, खत्म हो गया। पूरे मजे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। आपको कोई अगर ऐसा टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद बच्चों।